जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है पादप हार्मोन। और हमने पादपों के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पादप हार्मोन्स, क्योंकि एग्जाम्स में इससे ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये शुरू करें, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन का भी निशान आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पादप हार्मोन्स होते क्या है। तो पौधों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये पौधों की वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर, और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो वृद्धि को बढ़ा देते हैं यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। और दोस्तों वहीं पे जो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होते हैं ये वृद्धि दर को कम कर देते हैं, जैसे कि एथिलीन। ये सब वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सिन। तो दोस्तों जो ऑक्सिन होता है पौधों में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और ये पौधों के ऊपरी सिरों में पाया जाता है, जैसे कि पत्तियों के किनारों में, जिससे वो विकास कर सकें। और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। और इसके हम लोग उपयोगिता की बात करें तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये अधिक मात्रा में तने की वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि कम मात्रा में जड़ की वृद्धि को, यानी ये तने को अधिक वृद्धि देता है और जड़ को कम। और ये कायकी जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कायकी जनन क्या होती है। इसमें जो पौधे होते हैं उनके किसी पार्ट को लेकर सीधे उनसे नए पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, तो गुलाब की जो टहनी होती है उसको सीधे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उसके बाद वो खुद ही एक पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो कायकी जनन में भी इसकी भूमिका होती है, जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके। और ऑक्सिन का उपयोग खेतों में भी किया जाता है। इसके छिड़काव से जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो ऑक्सिन होता है वो कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। और ये जो पौधे होते हैं उनके फल एवं पत्तियां और जो पुष्प होते हैं उनको शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है, यानी स्टार्टिंग में ही उनको गिरने नहीं देता। तो यहाँ पे आपका ऑक्सिन खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। तो जो जिब्रेलिन्स होता है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये पौधे के ऊपरी सिरों में और ये भ्रूण में बनता है और ये पौधे के सभी भाग में वृद्धि करता है। और जैसा कि हमने देखा था जो ऑक्सिन होता है वो तने की वृद्धि के लिए होता है, परंतु जो जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और उनकी जरा अवस्था को रोकता है, ताकि उनमें जो फल होते हैं वो पेड़ से अधिक समय तक लगे रहें। और जो जिब्रेलिन्स होता है ये बीजों में प्रसुप्ति तोड़ने के लिए भी उपयोगी होता है, यानी जो उनमें प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है जिसके कारण वो अंकुरित नहीं होते हैं उसको तोड़ता है और उनको अंकुरित के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपका जिब्रेलिन खत्म हो गया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन होते हैं पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, जैसे कि जड़ की जो आगे का सिरा होता है उनमें, कलिकाओं में, इन सब में पाया जाता है। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये अंग निर्माण में सहायक होता है, यानी अंग निर्माण को नियंत्रित करता है और प्रसुप्ति काल को कम करता है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। तो ये साइटोकाइनिन के कुछ कार्य थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथिलीन। और दोस्तों जो इथिलीन होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पादप हार्मोन में एक है। तो जो इथिलीन होता है वो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो कच्चे फल को पकाना होता है। और उसके अलावा जो इथिलीन होता है ये एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो दोस्तों जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पादपों में वृद्धि एवं उसके उपापचय को निरोध करता है, यानी उसको अवरुद्ध करता है और कोशिका विभाजन को मंद करता है या फिर रोकता है, जिससे जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे एब्सिसिक एसिड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोरिजेन। तो जो फ्लोरिजेन हार्मोन होता है ये पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है और जो इसका निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। तो यहाँ पे आपके पादप हार्मोन्स खत्म हो गए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग दो ऐसे चीज़ों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक होता है वसंतीकरण और दूसरा होता है प्रसुप्ति। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो जो वसंतीकरण होता है यह शीघ्र
पुष्पन को प्रेरित करते हैं और ऐसा करने के लिए यह उनका जो तापमान होता है उसको कम कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से पादपों में कम समय में अधिक फल प्राप्त किए जाते हैं और वसंतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा द्विवर्षीय फसलों को एक वर्षीय फसलों में बदला जा सकता है। तो इसलिए वसंतीकरण आवश्यक है आपके लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी। तो जितने भी पौधे होते हैं उनमें कलिकाओं, बीजों, ट्यूबर, राइबोसोम आदि के प्रसुप्त रहना या अंकुरित ना होना प्रसुप्ति कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पादप हार्मोन खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।